नमस्कार। राज सिंहासन आईएएस एकेडमी आपका स्वागत करता है और मैं दिलीप शुरू से रोज की तरह आज भी एक क्लास में राज्यपाल जी की संवैधानिक स्थितियां राज्यपाल जी की संवैधानिक स्थितियां के संदर्भ में एक क्लास ले जा रहा है। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स एवं सभी दर्शकों, एक घटक राज्य में एक राज्यपाल के लिए संवैधानिक तौर पर कौन कौन सी स्थितियां या कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य तो हमने लास्ट पीरियड में देख लिए है। इस पीरियड में हम देखने जा रहे हैं कि उनकी संवैधानिक स्थितियां कौन कौन से कार्य से या कौन कौन से प्रकार से होती है या कौन सी स्थितियों में होती है। जैसा कि हम मानते हैं ये घटक राज्य कार्यभार पे सुप्रिटेंडिंग कराने हेतु या वाच रखने हेतु या संभालने हेतु स्टेट गवर्नमेंट के और केंद्र शासन की ओर से बतौर गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाता है। वही राज्यपाल जी, वही गवर्नर साहब जी, इनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163 एवं अनुच्छेद 164 हमारे संविधान में घटक राज्य के एक राज्यपाल जी के प्रति अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 इन तीन अनुच्छेद में उनकी संवैधानिक स्थितियां क्या होती है इसके बारे में विवरण दिलाया गया है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 153 के मुताबिक उन्हें जिस प्रकार के आधिकारिक तौर पर स्थितियां प्राप्त होती है उसके बारे में विश्लेषणात्मक देखने जा रहे हैं। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। एक राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153 के मुताबिक एक घटक राज्य की कार्यकारी शक्तियां उस पद में, उस राज्यपाल जी के पद में समाविष्ट हुई होती है। अब आपको पता है कि राज्यपाल जी की कार्यकारी शक्तियां किस तरह से होती है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में सब लेक्चर दिए हुए हैं। और ये सभी शक्तियां संविधान के 153 अनुच्छेद के मुताबिक वो राज्यपाल के नियत पद में समाविष्ट होती है। अब कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य वास्तविक तौर पर जिस प्रकार से कार्य करता है, सामाजिक सुधार, जन कल्याण, प्रशासन चलाने हेतु, शासकीय विधि नियम बनाने हेतु ये जो कार्य होते हैं उन कार्य की पूरी शक्तियां कार्यकारी शक्तियां के अधीन आती है जो राज्यपाल जी के पद में निहित होती है। अब दूसरी बात देखते हैं हम, और ये संबंध ये सभी शक्तियों का कार्य, सभी कार्यकारी शक्तियों का कार्य संविधान सम्मत कार्य सीधे राज्यपाल जी या उनके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संपन्न होंगे। कार्यकारी शक्तियों की जितने भी राज्यपाल पद के संबंधित निहित है ये सभी कार्य उनके अनुच्छेद 153 के मुताबिक उनके द्वारा या उनके अधिकारी द्वारा ये पूर्ण तरह से कार्य संपन्न होंगे। और कार्यकारी शक्तियां किस तरह से चलाई जाती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब दूसरी बात देखिए, बी अनुच्छेद 163 के मुताबिक, बी अनुच्छेद 163 के मुताबिक अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा, अनुच्छेद 163 के मुताबिक अपने विवेकाधिकार कार्यों के अलावा
जो राज्य के लिए अन्य कार्य करने हेतु राज्यों के लिए अन्य कार्य करने के हेतु राज्यपाल जी को मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, इसके बारे में आपको सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो देखिएगा 153, 163 और 164 ये तीनों भी अनुच्छेद सही मायने में आपने पूरी तरह से तैयार करवा लेना और ये जरूरी होगा। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 163 के मुताबिक राज्यपाल जी के पद को ऐसे कुछ विशेष कार्य होते हैं जो उन्हें सांप्रत परिस्थितियों में या परिस्थिति जन्य स्थितियों में अपने सत्सद विवेक बुद्धि के अनुसार उन्हें उस कार्य के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए वो उसके बारे में इलस्ट्रेशन सामने आएगा। विवेकाधिकार जो होता है राज्यपाल जी का, जैसा न्यायिक शक्तियों में भी समाविष्ट हो सकता है। यद्यपि किसी राज्य के नागरिक ने किसी राज्य के कार्यपालिका द्वारा विधिगत विधि संगत किए हुए विधि नियम को यद्यपि तोड़ डाला है, उसके मुताबिक नहीं रहा है या उसके अपोजिशन में उसने एक गुनाह किया है, ऐसे समय न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी यद्यपि राज्यपाल जी चाहते हैं, उनकी तरफ को ऐसा एप्लीकेशन जाता है कि जो समाधान की याचना करता है, ऐसे समय राज्यपाल जी सभी की सलाह मशवरा करने के बावजूद भी अपने सद विवेक बुद्धि का वापर कर सकते हैं और उन्हें सद बुद्धि के मुताबिक सद विवेकाधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण के दाखिल दिया जाए। अगर किसी परदेशी पाहुन आते हैं, मेहमान आते हैं, विदेशी मेहमान की मेहमान नवाजी करना किस तरह से करना, किस स्थितियों में करना, कहाँ पे करना, बड़े मेहमानों की मेजबानी किस तरह से देना, ऐसे समय में वो अपने विवेक का अधिकार वापर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसी स्थितियां होती है जहां पे भी उन्हें अपना विवेक का अधिकार यूटिलाइज करना पड़ता है, जो पॉलिटिकल गतिविधियां होती है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा एक राज्यपाल जी को एक घटक राज्य के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ती है और उस कार्य के लिए संबंधित घटक राज्य के मुख्यमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के साथ में रहने वाले घटक राज्य के सम्मानीय मंत्री परिषद के सदस्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की सलाह लेनी होती है। एक घटक राज्य को चलाने हेतु विवेकाधिकार अगर छोड़ दिया जाए तो शिवाय इसके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि राज्यपाल जी को संबंधित घटक राज्य का कारोबार चलाने हेतु घटक राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय मंत्री परिषद, जिनके सभी मंत्रीगण, इन सभी की सलाह लेकर ही राज्य कारोबार को चलाना पड़ता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह मशवरा के सिवाय चल नहीं सकते। ये कार्य भी संविधान अनुच्छेद 163 के मुताबिक कराया जाते हैं। अब देखिए, राज्य कारोबार के लिए अन्य कार्य करने हेतु जैसा कि सलाह लेनी पड़ती मंत्री परिषद की, वो कौन से कार्य हो सकते हैं? वो कार्य कौन से हो सकते हैं? एक राज्य को चलाने हेतु अगर घटक राज्य के मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री के जरिए से राज्यपाल जी को कार्य करना है, तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल वर्किंग हो सकते हैं, बहुत सारी
एडमिनिस्ट्रेशंस वर्किंग हो सकते हैं। ऐसा मान लो बहुत सारे राज्य सरकार की ओर से आए हुए स्कीमों है। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल के लिए संबंधित विधेयक है। ऐसे विधेयक है कि जो सोशल वेलफेयर चाहती है, वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर मंत्री परिषद की ओर से आए हुए सलाह मशवरा ही होता है। और एक मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री जी संबंधित घटक राज्य के संदर्भ में राज्य के कल्याण हेतु, राज्य के प्रगति हेतु, तरक्की हेतु एवं सभी जनता जनार्दन के कल्याण हेतु जिस जिस प्रकार की एक्टिविटी कराने की इच्छुक होते हैं, मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी के साथ सलाह मशवरा लेकर ही वो कार्य कर सकते हैं। और विधायिका के तौर पर यदि घटक राज्य के लिए किसी कारणवश एज विधि विधायक के तौर पर कायदा करना हो, तो ये कार्य हमारे विधिमंडल ने बनाए हुए कच्चा मसौदा को पूरी तरह से कायदे में रूपांतरित करने हेतु अंतिमता राज्यपाल जी की स्वाक्षरी होना जरूरी होता है, क्योंकि जब हस्ताक्षर होते तभी ये विधेयक पूरी तरह से पक्का मसौदा बनकर एक लॉ के निर्माण हो चुका है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सौंप जाने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसी स्थितियां कब होती है? ऐसी स्थितियां राज्यपाल जी के संबंधित विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उस समय ये भी कार्य एक मंत्री परिषद या स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी की ओर से सलाह मशवरा एवं कार्य के संबंध में जुड़ा जाता है, जो राज्यपाल जी के संबंधित होता है। अब तीसरी बात देखते हैं हम, अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्य मंत्री परिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है और राज्य में ये उपबंध राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है तथा संविधान में इस प्रकार की कल्पना कराई गई है कि राज्यपाल जी विपरीत एवं विशेष अन्य स्थितियों में अपने विवेकाधिकार का उपयोग करे या ऐसी कल्पना करे कि इस संदर्भ में राज्यपाल जी स्वयं निर्णय ले सके। अगर उन्होंने लिया हुआ निर्णय जिसके ऊपर कुछ बातें होती है, उलझने होती है या टिप्पणियां होती है, ऐसे समय सब कुछ होने के बावजूद भी संबंधित विषय वस्तु के प्रति संबंधित वर्तमान स्थितियों के मुताबिक लिया गया निर्णय राज्यपाल जी का निर्णय अंतिम होगा एवं वैध होगा, ऐसे एक संकल्पना कराई गई है जो अनुच्छेद 164 के मुताबिक किया जाता है। अब इसका मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन करूंगा, थोड़ा ख्याल से देखिएगा, शांति से देखिएगा। तो इसके बारे में हमें ये देखना होगा, अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्य मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति भी सामूहिक जिम्मेदारी होगी। राज्य मंत्री परिषद उसी में से ही बनाया जाता है जो राज्य का विधानमंडल होता है और राज्य का विधानमंडल सार्वत्रिक चुनाव होने के बाद जितने भी स्टेट में से रिप्रेजेंटेटिव बतौर विधानसभा में एमएलए के तौर पर आते हैं और मंत्री परिषद आए हुए एमएलए के ओर से ही, उन्हीं में से ही सदन को नेता दिलाते हैं और वही सदन का नेता जो पक्ष, जो दल बहुमत लेकर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा सदन में पहुंच चुके हैं, उन्हीं का
एक सर्वसामान्य नेता, दल का नेता के तौर पर राज्यपाल जी को गवर्नमेंट बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। एवं जब गवर्नमेंट उस दल के नेता के साथ बनाने का न्योता राज्यपाल जी की ओर से दिया जाता है, उसके बाद नॉमिनेट बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट एज द सीएम ऑफ द स्टेट, यही सीएम उन्हें एक मंत्री परिषद बनाने हेतु नामावली की कॉपी दिलाई जाती है। उसके मुताबिक ही मंत्री परिषद बनती है। और यही मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद, जिनमें सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के एक घटक राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक घटक राज्य के राज्य स्तरीय मंत्री और एक घटक राज्य के उप मंत्री तथा मुख्यमंत्री, ये सब मिला के बनती है राज्य मंत्री परिषद। और ये राज्य मंत्री परिषद विधानमंडल में आए हुए निर्वाचित हुए एमएलए में से ही बनती है और उन सभी के प्रति इनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अब इसके बारे में थोड़ा विश्लेषणात्मक हम देखते हैं। राज्य विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता वाली बात हो या संबंधित घटक राज्य में ऐसी कोई अनहोनी स्थितियां हो, रेगुलाइजेशन अलग हो, नैसर्गिक संकट हो या मानव निर्मित आपत्तिजनक समस्या हो, जो भी राज्य कारभार चलाना होगा, राज्य कारभार सही है या राज्य कारभार गलत है या राज्य कारभार त्रुटि युक्त है या गवर्नमेंट सही मानने में नहीं चल रही है, ये सभी की स्थितियां अगर विधानमंडल जानना चाहते हैं तो ऐसे विधानमंडल में बैठे हुए जनता जनार्दन के रिप्रेजेंटेटिव अगर गवर्नमेंट को ये पूछा जाता है कि ऐसी स्थितियों के बारे में क्या कार्य किया गया है, ये स्टेट की ओर से किस तरह से एक्टिविटी कराई जा रही है, ये सभी बातों विधानमंडल के लिए, सभी बातों के लिए ये राज्य मंत्री परिषद जवाबदेह होगी। यह घटक राज्य में ऐसी कोई अनहोनी बातें होती है, शासकीय तौर पर या प्रशासकीय तौर पर ऐसी स्थितियों को भी विधानमंडल मंत्री परिषद को जवाब मांगा सकता है, जवाब मांगते हैं। ऐसे समय सामूहिक मंत्री परिषद की जिम्मेदारी एक घटक राज्य के विधानमंडल में बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों के लिए एवं सभी घटक राज्यों के लिए, एक घटक राज्य के लिए ये अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी मंत्री परिषद को। आपके ख्याल में आया होगा मुद्दा, ऐसा मान के मैं आगे बढ़ता हूं। और ये राज्य में उपबंध है, एक प्रकार का राज्यपाल के संवैधानिक स्थितियों में बुनियाद के रूप में एक उपबंध अनुच्छेद 164 के मुताबिक जोड़ा गया है, जो राज्य मंत्री की परिषद राज्य के विधानमंडल को सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी प्रदर्शित कराएगी। अब इसके बाद में देखते हैं हम राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के पद के बारे में घटनाकारों ने, हमारे घटना समितियों ने या हमारे संविधानकारों ने, संविधान निर्माताओं ने ऐसे एक प्रकार की कल्पना की थी कि राज्यपाल जी अपने संबंधित घटक राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ विवेकाधिकारों की अपने कल्पना के मुताबिक यूटिलाइज कर सकते हैं, जो स्थिति संघीय देश के राष्ट्रपति जी के संदर्भ में नहीं है। जो एक राज्यपाल जी को दिया गया है कल्पनात्मक विवेकाधिकार, वो संबंधित संघ राष्ट्र के राष्ट्रपति जी को नहीं है। ये बात ख्याल में रखिएगा। इसके ऊपर देखते हैं हम, यद्यपि विवेकाधिकार सवाल उठा तो अंतिम निर्णय राज्यपाल जी का ही होगा,
किसी कार्य प्रणाली में या किसी स्थितियों में राज्यपाल जी की ओर से इस प्रकार का कार्य कराया गया है कि जो कल्पनात्मक विवेकाधिकार उन्हें दिलाया गया है, और वो कार्य के ऊपर अगर और किसी की ओर से ऐसा एक घटक राज्य के राज्यपाल जी की ओर से कराया गया कार्य जो कल्पनात्मक विवेकाधिकार के मुताबिक है और उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया है, अगर इस निर्णय के बारे में सिवाय उनके और किसी की ओर से टीका टिप्पणियां चलती है तो संविधान में उन्हें एक अप्रत्याशित तौर पर उन्होंने लिया हुआ निर्णय यही वैध होगा और यही अंतिम होगा। इस सबसे बड़ी बात राज्यपाल जी के पद में अनुच्छेद 164 के मुताबिक निहित कराई गई है। ये बारगाह वाली बातें हैं, थोड़ा डियर स्टूडेंट आप ख्याल में रखिएगा इसे और दर्शकों भी काम में आएगा। इसके बाद देखते हैं हम राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित है। राज्यपाल जी का जो संवैधानिक विवेकाधिकार दिलाया गया है वो कौन कौन से प्रकार में आ जाता है, क्या क्या स्थितियों में आता है, कौन कौन से परिस्थिति के मोड़ पे आता है, इसके बारे में जरा हम देखते हैं, इलिस्ट्रेट करते हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। देखिएगा, हो सकता है प्रदेश पीएससीओ या यूपीएससीओ या अन्य कोई स्पर्धा परीक्षाएं हो, प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, इसमें पूछा जा सकता है कि राज्यपाल जी के संवैधानिक विवेकाधिकार के अनुलक्ष्य में आप आपकी बातें बताइए। तो देखिएगा स्टूडेंट, राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार किस तरह से होते हैं, पहला मुद्दा देखते हैं हम। एट फर्स्ट टाइम, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। यद्यपि ये घटक राज्य की राज्य सरकार की ओर से किसी विशेष संदर्भ में राज्यपाल जी के सामने वो विधेयक लाया जाता है जिसे घटक राज्य सरकार को उनकी ओर से हस्ताक्षर की अपेक्षा होती है। यद्यपि घटक राज्य के राज्यपाल जी ये चाहते हैं सभी स्थितियों के मुताबिक उनकी स्टडी करने के बाद कि ये विधेयक के ऊपर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उनका अधिकार ये महसूस करता है या उनका माइंड महसूस करता है कि ये जो विधेयक मेरे सामने हस्ताक्षर के लिए गवर्नमेंट की ओर, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लाया गया है और ये संवैधानिक तौर पर सही नहीं है या संविधान के विपरीत है या कुछ कानून, कुछ ऐसी स्थितियां है जिसको ये तकलीफ दे हो सकता है, ऐसे विधेयक को हस्ताक्षर न करते हुए वो भारत संघ के राष्ट्रपति जी के तरफ भेजने के लिए स्वयं विधेयक के संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं जिन्हें कोई चैलेंज नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहला अधिकार, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। ये विधेयक स्टेट असेंबली ने उनके पास भेजा है, वो चाहते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से विघातक विधेयक हो, ऐसा उनको महसूस होता है, उस समय वो ये विधेयक को राष्ट्रपति जी के विचारार्थ रख सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं और वो विधेयक को राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति जी की ओर भिजवाया दिया जाता है। एक बात। अब दूसरा मुद्दा देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, यद्यपि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना है,
अनुच्छेद 164 के मुताबिक संवैधानिक विवेधिकार के अंतर्गत राज्यपाल जी यदि चाहते हैं कि जिस घटक राज्य में ऐसी स्थितियां आ पहुंची है कि अभी इस घटक राज्य की सरकार को शासन चलाना मुश्किलात की स्थितियां हालत पैदा हो रही है, या वो चाहते हैं कि यदि संविधान के मुताबिक संवैधानिक की चौकट के अंतर्गत रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को नहीं चला पा रही, ऐसे समय राज्यों में राज्यपाल जी संघ के राष्ट्रपति जी के ओर अपना शासन की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, जिसे इमरजेंसी या आनी बानी कहलाया जाएगा। यद्यपि स्टेट गवर्नमेंट अपने कार्य में शासकीय एवं प्रशासकीय कार्य में सफल नहीं हो रही, संवैधानिक चौकट में रहते हुए कार्य कामकाज नहीं चला रही, ऐसा अगर राज्यपाल जी महसूस करते हैं, उस समय अनुच्छेद 164 के मुताबिक संवैधानिक विवेकाधिकार के अंतर्गत वो इस स्टेट में संबंधित स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की अपनी राष्ट्रपति जी की ओर कहा कर सकते हैं। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है, सिफारिश कर सकते हैं, जिससे कोई स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, विधानमंडल की ओर से चैलेंज नहीं होगा। उन्हें सिफारिश करने का पूरी तरह से हक दिलाया गया है, इतनी बात ख्याल में रखिएगा। अब तीसरा मुद्दा देखते हैं, राज्य के अतिरिक्त राज्य के लिए काम करना। तीसरा मुद्दा क्या है, जिस संबंधित घटक राज्य के लिए आपकी नियुक्ति हो चुकी है एक राज्यपाल महोदय की, अगर ऐसी स्थितियां आती है कि इस घटक राज्य के लिए बतौर राज्यपाल के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नजदीकी स्टेट हो, ऐसा कोई नजदीकी केंद्र शासित प्रदेश हो जहां पे राज्यपाल जी की उपलब्धता नहीं है या वहां की राज्यपाल वहां पे नहीं है, ऐसी स्थितियों में एक घटक राज्य के राज्यपाल को बाजू वाले घटक राज्य में यो बाजू वाले केंद्र शासित प्रदेश का भी कारभार संभालने हेतु नॉमिनेटेड किया जा सकता है, वो उनको जिम्मेदारी दिलाई जा सकती है और एक स्टेट के साथ और किसी स्टेट का या और किसी केंद्र शासित प्रदेश का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ सकती है। ये हो गया मुद्दा क्रमांक, और मुद्दा क्रमांक 4 देखते हैं हम। पद 4, राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। राज्यपाल के परिस्थिति जन्य निर्णय लेने की क्षमता। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसा कि राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। एक घटक राज्य के राज्यपाल वही घटक राज्य की राज्य सरकार से पूछ सकते हैं कि घटक राज्य में किस तरह से शासकीय गतिविधियां चलाई जा रही है, बतौर विधायिका के तौर पर हो, बतौर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हो या शासन के तौर पर हो। आपके सरकार की ओर से राज्य की प्रोन्नति हेतु या जनता जनार्दन के सामाजिक कल्याण हेतु या राज्य को आगे बढ़ाने हेतु आपकी ओर से किस प्रकार की कार्य प्रणालियां चलाई जा रही है, इसके बारे में राज्यपाल जी संबंधित घटक राज्य के
मुख्यमंत्री जी से जवाब तलब कर सकते हैं और जब चाहे वो, और इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार की राज्य के बारे में जानकारी मंगवाना है तो राज्यपाल जी संबंधित घटक राज्य के मुख्यमंत्री जी से राज्य की जानकारी, राज्य के गतिविधियों की जानकारी भी मंगवा सकती है। ये उनका अनुच्छेद 164 के मुताबिक प्राप्त हुआ अधिकार है। इसके बाद देखते हैं हम, मैं मानता हूं कि राज्यपाल जी के संवैधानिक दृष्टिकोण से प्राप्त हुए विवेकीय अधिकार के संदर्भ में जो हमने 4 पॉइंट यहाँ पे देखे वो आपको सही मायने में समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल जी के परिस्थिति जन्य निर्णय लेने की क्षमता, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी अहम भूमिका वही होती है जो समय स्थिति के मुताबिक ली जाती है। ये बात अच्छी तरह से दर्शकों और स्टूडेंट ख्याल में रखिएगा। तो देखिएगा, राज्यपाल की परिस्थिति जन्य निर्णय लेने की क्षमता किस किस विषय वस्तु के संदर्भ में हो सकती है, इसके बारे में देखिएगा। पहले देखते हैं हम, विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति या वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री का निधन होने पर मुख्यमंत्री नियुक्ति के मामले। सबसे पहले एक बात ख्याल में रखिएगा कि राज्यपाल जी के परिस्थिति जन्य निर्णय लेने की क्षमता एवं अधिकार क्या होते हैं। अब सबसे पहला मुद्दा देख लेते हैं हम, विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री किस तरह से नॉमिनेटेड किया जाता है, यहां पे देखते हैं हम। तो देखिएगा, अभी यद्यपि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संबंधित या किसी घटक राज्य में सार्वजनिक निर्वाचन के तौर पर विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा कराई जाती है। विधानसभा चुनाव की घोषणा कराने के बाद संबंधित घटक राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिए हुए गाइडलाइन के मुताबिक वहां पे निर्वाचन प्रणालियां पूरी तरह से पूरी मात्रा में कराई जाती है। जब संबंधित घटक राज्य के निर्वाचित हुए स्थितियों के मुताबिक विधानमंडल में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, सरकार बनाने हेतु जो भी स्थितियां हो, जो भी नियम हो, उसके मुताबिक यदि उसे फिगर प्राप्त नहीं हुआ, उतने एमएलए की संख्या नहीं पहुंच पाई, ऐसे समय बहुत बड़ी निर्णयात्मक स्थिति होती है जो गवर्नमेंट को फॉर्म करते समय किस तरह से किस स्थिति में निर्णय लिया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज संबंधित घटक राज्य के राज्यपाल जी के सामने होता है। हो सकता है कोलिशन गवर्नमेंट बनाया जाए, अनेक पक्षों को मिलाकर गवर्नमेंट बनाया जाए संबंधित स्टेट घटक के लिए, स्टेट के लिए। ऐसे समय यद्यपि किसी दल को पूर्णतः स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और कोलिशन सभी कुछ ऐसे घटक दलें हैं जिनकी इकट्ठा होकर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट की फिगर एमएलए की पूरी हो चुकी है, ऐसे समय उस कोलिशन दल के नेता को गवर्नमेंट फॉर्मिंग के लिए राज्यपाल जी अपने स्थिति के मुताबिक उन्हें बुलाते हैं। और ऐसे समय
पोल्यूशन की स्थिति में बहुत सारी परिस्थितियां गंभीरता लेकर राज्यपाल जी के सामने प्रकट होती है और गवर्नमेंट फार्मिंग करने के लिए जब उन्हें बुलाया जाता है तो इस समय ऐसी स्थिति होती है कि अपोजिशन अपनी एक्टिविटी अदा करते हैं, पोल्यूशन हो जाता है, कुछ घटक दल इकट्ठा होकर गठबंधनीय सरकार बनाने के लिए अपने दल का नेता नॉमिनेट करने के बाद राज्यपाल जी के सामने उस तरह से कॉपी एवं स्वयं को पेश किया जाता है। उस समय राज्यपाल जी अपने सदस्य बुद्धि के मुताबिक स्थिति सापेक्षता के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा में किसी भी दल को परिपूर्णता गवर्नमेंट बनाने हेतु बहुमत नहीं मिलने पर उन्हें अपनी शक्तियां यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। अब दूसरी बात, पोल्यूशन गवर्नमेंट बन चुकी है, फार्मिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, जब एक स्थितियों से राज्यपाल जी के सामने स्थितियां निपट चुकी है। अब कभी कभार क्या होता है, ऐसी स्थितियां निर्माण होती है कि घटक राज्य सरकार का शासन का मुखिया, घटक राज्य का मुखिया संवैधानिक तौर पर वो तो राज्यपाल जी होते हैं और घटक राज्य के शासन का मुखिया बतौर मुख्यमंत्री जी होते हैं। यद्यपि ऐसा मान लीजिए कि किसी कारणवश नैसर्गिक तौर पर, सीधे तौर पर घटक राज्य के मुख्यमंत्री जी का देहांत हो चुका हो, यद्यपि सरकार का मुखिया का देहांत हो चुका हो, उस समय सरकार नहीं रह सकती। ऐसे समय बहुत बड़ा एक प्रसंग, एक समय स्थिति की घटनाएं राज्यपाल जी के सामने आती है और उन्हें स्थितियों के मुताबिक निर्णय लेना पड़ता है। यद्यपि मान लीजिए कि किसी घटक राज्य का मुख्यमंत्री जी का निधन हो चुका है और जिन दल के वो नेता थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस दल के पास यदि ये गुजरने के बाद उत्तराधिकारी ना हो, दल के पास इनके बाद कोई ऐसा नेता ना हो या उत्तराधिकारी ना हो जो मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ हो चुका हो, होने के लिए पात्र हो या तैयार हो, यद्यपि ऐसी स्थिति आ जाती है कि पॉलिटिक्स सिस्टम के मुताबिक दो पार्टियां मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल जी की ओर अपना आवेदन कर सकती है, जो पोल्यूशन स्थितियां होती है। ऐसे समय सम्मान्य राज्यपाल जी को घटक राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री नॉमिनेट किस तरह से किस स्थितियों में से किया जाए, इसके भी निर्णय लेने की क्षमता उनमें होनी चाहिए और उन्हें ही डिसीजन लेना पड़ता है ताकि घटक राज्य को सरकार मिले, मुख्यमंत्री मिले, एवं मंत्री परिषद मिले और घटक राज्य का शासन का कारभार एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन स्वयं मायने में चले। तो ऐसे समय भी उनको स्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उन्हें स्वयं का निर्णय लेना पड़ता है। तीसरी बात देखते हैं हम, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के मामले, राज्यपाल जी को परिस्थिति जन्य निर्णय लेने के मुताबिक जितने भी अधिकार प्राप्त हुए या जिन्हें निर्णय लेना पड़ता है, उसमें से ही एक ये बात है कि राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के मामले। यद्यपि ऐसा मान लीजिए कि संबंधित घटक राज्य में अभी फिलहाल में मौजूदा स्थिति में ऐसे कोई दल नहीं है, ऐसे कोई दल के पास विधायक की संख्या नहीं है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते, जो सरकार बना सके।
राज्य सरकार के लिए, राज्यों के लिए सरकार बना सके। ऐसी स्थितियां किसी दल के पास आंकड़ा नहीं है, उतने एमएलए नहीं है। ऐसे समय कुछ दल गठबंधन करके अपना एप्लीकेशन में फिगर दिला के गवर्नमेंट को बनाने के लिए जितने एमएलए की जरूरत होती है उतना संख्या दिला के एप्लीकेशंस गवर्नर साहब को दिलाया जाता है। एवं हो सकता है उन्होंने अभी फिलहाल में वस्तुस्थिति को संभालने के लिए सभी ने इकट्ठा होकर एक कार्य किया। गवर्नर राज्यपाल साहब जी ने गवर्नमेंट को बनाने के लिए सम्मति भी दिलाई, मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाई और मुख्यमंत्री जी को ऐसे समय राज्यपाल जी अपने विवेकाधिकार के मुताबिक उस समय लगभग 30 दिन का समय दिलाया जाता है। यह वो राज्यपाल जी के सत विवेक बुद्धि के आधार पर होता है कि कोलूशन की बनाई हुई सरकार वो अपना बहुमत सिद्ध करे विधानसभा में। एक राज्य की विधानसभा में कायदेमंडल का एक बार विधानसभा होता है, उसमें अपना बहुमत सिद्ध कराने के लिए कुछ समय राज्यपाल जी की ओर से उस सरकार को दिलाया जाता है और गठबंधनीय पैनल को पार्टी को दिलाया जाता है। ऐसे समय यद्यपि विश्वास प्रस्ताव, सरकार का विश्वास प्रस्ताव जब सदन में दाखिल होता है उस समय सरकार बनाने हेतु जितनी भी एमएलए की संख्या का सपोर्ट चाहिए, यद्यपि उसे वो मत मिलता है, उतना सपोर्ट मिलता है, तो उस स्थिति को विश्वास मत सरकार की ओर से है और सरकार बरकरार रहेगी, अपना कामकाज अपने पूरी समय में चला पाएगी। ये स्थितियां निर्माण होती है। तो वो स्थिति जब सरकार बनाने हेतु कोलूशन राज्यपाल जी के पास पहुंचे थे, वो सही हो जाएगा कि सरकार पूरी बहुमत विश्वास हासिल कर चुकी है। एक स्थिति होगी। यद्यपि ऐसा मान लीजिए कि संबंधित घटक राज्य में कोलूशन के मुताबिक बनाई हुई सरकार विधानसभा सेशन में वो सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाती या नहीं कर पाया, विश्वास मत के तौर पर सरकार को चलाने हेतु जितनी प्रकार की एमएलए की संख्या होनी चाहिए यद्यपि वो नहीं मिल पाई, उसे ही सरकार को बहुमत हासिल कराने में असफल हुई, सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है। ऐसे समय राज्यपाल जी के सामने निर्णय लेने की आवश्यक स्थिति पैदा हो जाती है, जो संबंधित सरकार को या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है या सरकार को बर्खास्ती के मुताबिक जो अल्पमत में आए हो, बहुमत सरकार को हासिल नहीं हुआ हो, ऐसे समय राज्यपाल जी संबंधित सरकार को घटक राज्य से बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्यपाल जी की ओर से बर्खास्त सरकार हो जाती है और इसके बाद यदि वो चाहे, अगर सेशन बचा है, संबंधित विधानसभा का सेशन बचा है, अगर वो चाहे तो अन्य उसके नीचे किसी विपक्षी दल को इनवाइट भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।
यद्यपि सरकार की बर्दाश्त की हो चुकी है तो विधानसभा का भी विघटन हो सकता है। ऐसे समय अगर राज्यपाल जी चाहते हैं तो विधानसभा का भी विघटन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे बरसाती के मामले में ली जाती है। इसके बाद देखते हैं हम मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, जो मुद्दा हमने अभी समझ लिया। यद्यपि सरकार बनाने में पूरा तरह उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे समय जो स्थिति होती है वही स्थिति यहाँ पे होती है। मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष अधिकार में। तो ये मुद्दा हम और एक बार समझ लेते हैं कि देखिए, यद्यपि किसी घटक राज्य में सरकार बन चुकी है, सरकार चलाने वाली वास्तविक कार्यपालिका जिसे हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कहलाते हैं। यद्यपि यही मंत्री परिषद राज्य के मुख्यमंत्री जी और उनके सभी सहयोगी सभी मंत्री परिषद के सदस्य मंत्री परिषद अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने का भी प्रावधान राज्यपाल जी को प्राप्त है। जैसा कि सरकार चलाई जा रही है, अब यहाँ पे पोल्यूशन का मुद्दा बाजू में रखिएगा। एक सरकार है जो बहुमत लेकर प्राप्त हुई है, ये मुद्दा थोड़ा अलग रखिएगा। एक घटक राज्य में एक सरकार चलाई जा रही है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, कोई सवाल ही नहीं उठा। लेकिन वही सत्तारूढ़ दल के कुछ ऐसे घटक, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी उनके द्वारा बनाई गई सरकार के ऊपर या मंत्रिपरिषद के ऊपर अविश्वास होने की स्थितियां आना शुरू होता है। ये मुद्दा होगा कि राज्य की मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित कराया जाता है या उसके बारे में सोचा जाता है। ये राज्यपाल जी का अधिकार है। घटक राज्य में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बन चुकी है, सरकार चल भी रही है, मंत्रिपरिषद भी चल रही है, लेकिन कभी कभार बायसेक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक यद्यपि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कुछ सदस्य ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियां होती है, बहुत बार ऐसा कभी कभार होता है। तो ऐसे समय यद्यपि सदन में विपक्षी दल के द्वारा या पार्टी दल के द्वारा संबंधित घटक राज्य के मंत्रिपरिषद के प्रति अल्पमत का ठहराव रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि सरकार के उस ऊपर हमारा विश्वास है या सरकार के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। यह स्थिति यदि विधानसभा के एमएलए चाहते हैं तो ऐसे समय यद्यपि मान लीजिएगा कि वर्तमान स्थितियों में चलने वाली सरकार जो बहुमत दल समर्थन प्राप्त हुई सरकार, पोल्यूशन का सवाल है नहीं आएगा, और वही बहुमत दल चलाए जाने वाली सरकार यद्यपि विश्वास मत दाखिल होने के बाद सदन उसके ऊपर विश्वास मत नहीं दिखाता या विश्वास मत वो सरकार हासिल प्रस्ताव के द्वारा नहीं कर पाती, ऐसे समय वो मंत्री परिषद, वो मुख्यमंत्री जी अल्पमत में आ चुके हैं और राज्य विधानसभा का उनके ऊपर का जो विश्वास था, बहुमत सरकार बनाने का विश्वास था, वो समाप्त हो चुका है। ऐसे समय राज्यपाल जी संबंधित घटक राज्य में जो लोगों की ओर से
निर्वाचित हुए विधानसभा सदस्य विधानसभा बनी हुई है, वो विधानसभा को विघटित भी कर सकते हैं। ये राज्यपाल जी को परिस्थिति जन्य स्थिति के मुताबिक लेने के अधिकारों की तरफ आता है ये मुद्दा। तो देखिएगा, यद्यपि घटक राज्य की मंत्रिपरिषद या सरकार के ऊपर से राज्य विधानमंडल के सदस्य अपना विश्वास समाप्त हो चुका ऐसे प्रस्ताव के द्वारा जाहिर करते हैं और सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे समय अगर अविश्वास दिलाया गया, दर्शाया गया उनके मतदाताओं के द्वारा, मतदान प्रक्रियाओं के द्वारा, यद्यपि घटक राज्य के सरकार के ऊपर अल्पमत दर्शाया गया, अविश्वास नहीं रहा ऐसा दर्शाया गया, ऐसे समय राज्य सरकार समाप्त हो जाती है। वो राज्य सरकार के बगैर हो जाता है। और ऐसे स्थितियों में राज्यपाल अगर चाहते हैं तो संबंधित घटक राज्य की विधानसभा भी विघटित हो सकती है। यह अधिकार परिस्थिति जन्य उनके पास है, ख्याल में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। राष्ट्रपति के, अब मुद्दा देखिएगा, राष्ट्रपति जी के निर्देश पर राज्यपाल के ऊपर विशेष उत्तरदायित्व निभाने की जिम्मेदारियां होती है। ये मुद्दा जरा ख्याल से देखिए, शांति से सुनिएगा। यद्यपि अनेक घटक राज्यों से मिलकर हमारा संघ भारत संघ बना है, भारत देश या भारत संघ के घटनात्मक प्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपति जी, इनके द्वारा विपरीत देश के सामने ऐसी कुछ स्थितियां होती है जो नैसर्गिक प्रकोप के तौर पर आती है, कुछ विद्यमान स्थितियां के मुताबिक होती है, जो ग्लोबलाइजेशन में ऐसी कोई परिस्थितियां होती है जिसके ऊपर देश को संभालने हेतु राष्ट्रपति जी हर घटक राज्य के राज्यपाल को विशेष दिशा में निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे स्थितियों में राष्ट्रपति जी की ओर से एक घटक राज्य के राज्यपाल जी के और कुछ निर्देश आए हैं, कुछ कार्य करने की दिशा आई है, कुछ स्थितियां आई है। ऐसे समय राज्यपाल जी को एक बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राष्ट्रपति जी के मुताबिक उन्हें अपने इस घटक राज्य के लिए कार्य करना पड़ता है। जो कार्य किस तरह से हो, इस स्थितियों के मुताबिक दर्शाया जाता है, उसके बारे में इलस्ट्रेशन करना उचित नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम राज्य के पृथक विकास हेतु विकास बोर्ड बनाना। राज्यपाल जी को संबंधित घटक राज्य के लिए वो भी कार्य होता है जो घटक राज्य के अंतर्गत ऐसे कुछ पृथक विभाग होते हैं। क्या अनेक विभाग को मिलाकर कोई घटक राज्य बना है। जैसा कि मिसाल के तौर पर कुछ भी नाम लीजिए, हर घटक राज्य में भाग होते हैं, जो प्रशासकीय स्तर पर भी एक भाग बनाया जाता है, डिवीजन बनाया जाता है, उसके मुताबिक ऐसे कोई भूभाग होते हैं जिसके लिए विकास के लिए स्वायत्त मंडल बनाने का अधिकार, स्वायत्त बोर्ड स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल जी को प्राप्त होता है। घटक राज्य के लिए विकास हेतु तो वो आए हैं, उपरांत अगर घटक राज्य में कुछ भागों के लिए ऐसे पृथककरण किया जाए और उनके लिए बोर्ड बनाया जाए तो उसका वहां का विकास बहुत जल्दी होगा, सक्षमता होगा एवं कम खर्चा में होगा। ऐसे समय राज्यपाल जी उस संबंधित विभाग के लिए जो एक घटक राज्य के अंतर्गत है, वो नाम कोई भी दिया जाए, उस बोर्ड का गठन करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, वो कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, एक
घटक राज्य के लिए कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति करना पड़ता है, जिसका अधिकार संबंधित घटक राज्य के राज्यपाल जी की ओर चला जाता है, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, अर्थात राज्य सरकार की ओर से भी सलाह मशवरा होता है, राष्ट्रपति जी की ओर से भी सलाह मशवरा मांग सकते हैं या कर सकते हैं राज्यपाल जी। दूसरी बात, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी परिषद, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी कुछ न कुछ वार्तालाप करना होता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल जी को ही करनी पड़ती है। और उसके बाद महाधिवक्ता एक राज्य के लिए हो, जो सरकार को संभाल सके, सरकार के कार्य प्रणाली में ख्याल दे सके, ऐसे बड़े अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल जी को करनी पड़ती है। एक संवैधानिक स्थितियां होती है। और इसके बाद सबसे विशेष बात ये दिखेगा कि एक राज्यपाल जी संविधान के मुताबिक वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। यह मुद्दा अंतिम मुद्दा है, राज्यपाल जी की स्थितियों के संदर्भ में देखिएगा। संविधान के मुताबिक राज्य का एक राज्यपाल जी संविधान के मुताबिक एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल जी का पद, एक राज्यपाल जी का पद संविधान के मुताबिक एक घटक राज्य का संवैधानिक मुखिया, प्रमुख, राज्य का प्रमुख बतौर संवैधानिक, ये राज्यपाल जी के पद में शक्तियां समावित है। तो सीधे तौर पर यह मान लीजिएगा, संवैधानिक स्थितियों में संविधान के मुताबिक राज्य का प्रमुख संवैधानिक राज्यपाल जी होते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात देखिएगा कि राज्यपाल जी नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी घटक राज्य के हो या केंद्र शासित प्रदेश के हो, राज्यपाल हो या नायब राज्यपाल हो, जब नॉमिनेटेड होते हैं वो किसी और प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है उन्हें। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री की ओर से नामावली की दी जाती है राज्यपाल के लिए, लेकिन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक, ठप्पे के मुताबिक उनकी स्थिति का स्पष्टीकरण होता है। और बतौर एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख यो केंद्र शासन की ओर से राष्ट्रपति जी की ओर से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव ये घटक राज्य के लिए, ऐसी दोहरी भूमिका राज्यपाल जी को निभानी पड़ती है। तो आ देखिएगा स्टूडेंट एवं सभी दर्शकों, राज्यपाल ये पद संविधानिक दृष्टिकोण से भारत संघ के घटक राज्य के लिए एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण पद है। जिस पद की ओर से स्थितियों के मुताबिक राज्य कारभार प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर चलाया जाता है और एक घटक राज्य को तरक्की के तौर लेने जाने के लिए बारंबार सरकार के साथ सलाह मशवरा करने का भी दायित्व एक राज्यपाल जी अदा करते हैं। एवं ऐसी विपरीत स्थितियों में जब केंद्र की ओर से राष्ट्रपति जी की ओर से उन्हें निर्देश दिया जाता है, वो निर्देश के मुताबिक भी उन्हें राज्य को संभालने को कार्य करना पड़ता है, जिसको सहयोग राज्य सरकार की ओर से भी लेना पड़ता है। और संबंधित घटक राज्य में जनता जनार्दन की ओर से जो जनादेश प्राप्त होता है, वो जनादेश के मुताबिक सरकार किस तरह से बनाई जाए, सरकार के लिए क्या किया जाए बनाने के लिए, या सरकार अल्पमत में या बहुमत में, सभी स्थितियां संभालने का जिम्मा ये राज्यपाल के ऊपर होता है। प्रशासनिक माहिती, प्रशासनिक जानकारी, शासकीय जानकारियां एवं विधायिका पूर्वक जानकारियां
सभी सभी के ऊपर मुख्यमंत्री जी की ओर से सलाह मशवरा करके संबंधित स्थितियों को संभालने हेतु प्रयास करने का भी जिम्मा राज्यपाल जी के ऊपर होता है। और जैसा कि हमारे संविधान में संवैधानिक स्थिति के मुताबिक अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163 और 164 के मुताबिक बहुत सारे विवेकाधीन अधिकार, समय स्थिति के मुताबिक निर्णय लेने वाले अधिकार एवं राष्ट्रपति जी की ओर से सही समय पे ऐसी स्थिति में निर्देश प्राप्त होते हैं, ये सभी की जिम्मेदारियां संभालने का कार्य सम्माननीय राज्यपाल पद के ऊपर आता है। और ये घटक राज्य में बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल जी एक घटक राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो राज्य के पहले व्यक्ति होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट एवं दर्शकों, आज हमने राज्यपाल जी की संवैधानिक स्थितियां जो अनुच्छेद 153, 163 और 164 के मुताबिक दर्शाई गई है, आशा करता हूं कि आज की क्लास में, आज के एपिसोड में जो भी गाइडेंस आपको प्राप्त हुआ है वो आपके आने वाली परीक्षाओं में उचित माध्यम से प्राप्तांक प्राप्त करवाने हेतु सहयोग दर्शाएगी। चलो, और दर्शकों का भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी आशाओं के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करने जा रहा हूं। और यदि भी आपको ये सही उचित मात्रा में अच्छा लगता हो तो मैं आपको विनंती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप इस चैनल को संभालने हेतु सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को हमेशा हमेशा देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।